मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसमें ये होता है कि हमारे पास किस तरीके से एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर जाके एक्ट कर रहा होता है। अब ये कैसे शुरू होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास जैसे ही सबस्ट्रेट आता है वो एक्टिव साइट पर जाके अटैच होगा। ठीक है, अब एक्टिव साइट मैंने बता दिया था कि दो के अंदर डिवाइड होती है, एक कैटालाइटिक साइट और एक सबस्ट्रेट साइट। सबस्ट्रेट साइट की भी कौन सी वाली, जो कि हमारा सबस्ट्रेट साइट और कैटालाइटिक साइट। ठीक है, कैटालाइटिक साइट के ऊपर क्या अटैच होता है, कोएंजाइम। अब सबस्ट्रेट साइट जो है ना, ये हमारे पास खुद 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हुई हुई होती है। सबस्ट्रेट साइट इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 3 स्मॉल सेगमेंट्स। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। अब सबस्ट्रेट जो होता है उसके पास भी 3 स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, जो कि इस सबस्ट्रेट साइट के 3 स्पेसिफिक सेगमेंट के साथ अटैच हो जाती है। सबस्ट्रेट के ऊपर भी 3 सेगमेंट्स होते हैं और सबस्ट्रेट साइट पर भी 3 है ना स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं। अब तीनों मतलब सबस्ट्रेट के 3 स्पेसिफिक सेगमेंट और सबस्ट्रेट साइट के 3 स्पेसिफिक सेगमेंट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। और ये दोनों आपस में उस वक्त मिलेंगे जब दोनों जो है स्टीरियो है ना, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी रखते होंगे। जैसे कि एंजाइम ने उसको सबस्ट्रेट को डिटेक्ट कर लिया होगा कि हाँ भाई ये हमारे पास डी वाला है और मैं डी वाले को कैपेबल होता हूँ कि ना कैटेलाइज कर सकता हूँ, तो ये उसको अटैच होने देगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास एल वाला सबस्ट्रेट होता है, यानी कि इसकी कन्फिग्रेशन में एल सीरीज होती, तो ये उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता और सबस्ट्रेट साइड पे जाके अटैच नहीं हो सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। लेकिन जो हमारे पास आइसोमरेजेस एंजाइम्स होते हैं, ये चीज़ याद रखना, आइसोमरेजेस एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम्स को तो करना ही होता है कि वो डी को एल के अंदर करें। अगर वो हमारे पास ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी शो कर देंगे तो उनके साथ तो सबस्ट्रेट आके अटैच ही नहीं हो सकता। तो याद रखना कि आइसोमरेजेस डज नॉट पजेस दिस है ना सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। वी कैन से कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे इनके पास ये जो 3 सेगमेंट्स होते हैं वो इनमें नहीं होते। आइसोमरेजेस के अंदर सबस्ट्रेट साइट पे 3 बाइंडिंग साइट्स नहीं होते। ठीक है, वरना अगर ये होते तो वो हमारे पास आइसोमराइजेशन का मतलब जो फंक्शन है वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया, ठीक है, एक्टिव साइट की भी सबस्ट्रेट साइट पे बाइंड हो गया, फिर क्या होगा कि अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास सबस्ट्रेट को एनर्जी मिलेगी और फिर क्या होगा कि हमारे पास ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट जाएंगे और हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो हमारे पास टूट जाएंगे और हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। एंजाइम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, बस ड्यूरिंग द रिएक्शन वो थोड़ी बहुत मोल्डिंग वगैरह शो करेगा, बट आफ्टर द रिएक्शन इसकी ओरिजिनल शेप जो है वो अटेन हो जाएगी। ठीक है, अब 2 थ्योरीज दी गई थी। 2 थ्योरीज क्या क्या दी गई थी, एक दी गई थी टेम्पलेट और की लॉक मॉडल। इसमें इसने ये कहा था कि हमारे पास एक्टिव साइट जो है वो रिजिड है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। भले अगर वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो रहा है तो हमारे पास उसकी एक्टिव साइट पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्टिव साइट पहले से ही स्पेसिफिकली उसी सबस्ट्रेट के लिए बनी हुई है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, फिर इसको क्या हुआ कि इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि कुछ कोफैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था मेटल एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं कि वो एलोस्टेरिक साइट पर जाके भी अटैच होते हैं। एलोस्टेरिक साइट क्या है, वो ऐसी साइट होती है जो कि अदर देन द एक्टिव साइट होती है, एंजाइम के ऊपर ही होती है लेकिन वो अदर देन द एक्टिव साइट होती है। वहाँ पे जाके वो अटैच होते हैं और वो क्या करते हैं, एक्टिव साइट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास है ना वो एंजाइम जो है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्शन कर सकता है। तो वी कैन से कि इसने बताया कि हमारे पास जो दूसरी वाली थ्योरी थी, इसने ये क्लियर कर दिया कि एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो चेंज हो सकती है, मतलब थोड़ा बहुत अल्टर हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्शन रिक्वायर होगा उसके हिसाब से हमारे पास एक्टिव साइट जो है वो थोड़ा बहुत अल्टर हो सकती है। और इसी वजह से ये जो थ्योरी थी इंड्यूस फिट मॉडल, ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट थ्योरी आ गई और इसी ने हमारे पास सारे एंजाइम्स की प्रॉपर्टी को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सी प्रॉपर्टी थी, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन को हमारे पास पहली वाली थ्योरी लॉक एंड की एंड लॉक थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था और इंड्यूस फिट ने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो ये थ्योरी याद रखना। इंड्यूस फिट में क्या है कि हमारे पास एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या करेगी, ड्यूरिंग रिएक्शन ये बताएगा कि एक्टिव साइट थोड़ा मोल्डिंग फॉर्म शो करेगी, थोड़ा चेंजिंग शो करेगी एंड आफ्टर रिएक्शन इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप।
हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स के ऊपर। तो इसमें जो मेजर प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट जो है वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फोर मोस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 प्रॉपर्टियाँ आ जाती हैं। कौन कौन सी? स्टीरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी एंड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि हमारे पास, इसको हम ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एंजाइम को सबस्ट्रेट के ऊपर ऐड करना है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट एक ही नेचर के हों। लाइक कि अगर हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के कितने सारे आइसोमर्स होते हैं, फ्रक्टोज होता है, मैनोस होता है, गैलेक्टोज होता है। तो हर आइसोमर के लिए एक एंजाइम ही एक्ट नहीं करेगा। जैसे कि जो एंजाइम ग्लूकोज के लिए ऐड कर रहा है वो एंजाइम फिर हमारे पास गैलेक्टोज के लिए एक्ट नहीं करेगा, वो एंजाइम हमारे पास फ्रक्टोज के लिए एक्ट नहीं करेगा। हर आइसोमर के लिए अलग एंजाइम का होना लाजमी है, अगरचे रिएक्शन सेम ही हो रहा हो। जैसे कि हमारे पास है ना, गैलेक्टोज के ऊपर भी फॉस्फेट लगाना है और मैनोज के ऊपर भी फॉस्फेट लगाना है, लेकिन इन दोनों को ऊपर जो फॉस्फेट लगाना है उस लगाने के लिए हमारे पास एक ही एंजाइम यूज़ नहीं होगा, अलग अलग एंजाइम यूज़ होंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं स्टीरियो ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। ठीक है, कि जिसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट वो सबस्ट्रेट के हमारे पास है ना वो हैं आइसोमर्स हैं, तो हमारे पास उन आइसोमर्स के ऊपर अगरचे सेम रिएक्शन करवाना है लेकिन उनके लिए क्या होगा, अलग अलग एंजाइम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास FMN और FAD, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और हमारे पास दूसरा कौन सा होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम से हमें पता है। ठीक है, अब FMN जो होता है वो हमारे पास L अमाइनो एसिड के ऊपर ऑक्सीडो रिडक्शन करवाएगा और FAD जो होता है वो हमारे पास D अमाइनो एसिड की ऑक्सीडो रिडक्शन करवाएगा। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल जो है वो ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी की पुट होती है। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या होता है कि रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी में ये होता है कि हमारे पास रिएक्शन स्पेसिफिसिटी में ये होता है कि एक सबस्ट्रेट है जो कि बहुत सारे रिएक्शंस करेगा। ठीक है, एक सबस्ट्रेट है जो कि बहुत सारे रिएक्शन करेगा, लाइक उसको फॉस्फोराइलेशन भी करनी है, कार्बोक्सिलेशन भी करनी है, डिहाइड्रोजनेशन भी करनी है, बहुत सारे रिएक्शन उसको करने हैं, लेकिन हर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम की नीड होगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, उसके बाद आता है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। उसके बाद क्या आता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ये हमारे पास एंजाइम की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिससे हमारे पास वो सबस्ट्रेट को डिटेक्ट करता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमारे पास एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को डिटेक्ट करता है। ये हमारे पास 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड हुई हुई है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड हुई हुई है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, एक आता है एब्सोल्यूट और एक आता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में ये है कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होगा कि एक पर्टिकुलर है ना इसके सबस्ट्रेट के साथ अटैच ऐड करे। एंजाइम जो है वो हमारे पास क्या है, एंजाइम हमारे पास मतलब स्पेसिफिक हुआ है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। एब्सोल्यूट के अंदर क्या है, एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक हुआ है एक पर्टिकुलर एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए। इस एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी में क्या है, एंजाइम इज पर्टिकुलर टू अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है, इसकी एग्जांपल कौन सी दी हुई है, इसकी एग्जांपल दी हुई है यूरिएस की। यूरिएस क्या करता है, ये हमारे पास यूरिया की हाइड्रोलाइसिस करेगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा जो ग्रुप है वो है हमारे पास रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है कि एंजाइम जो होता है वो डिटेक्ट करता है सबस्ट्रेट को थ्रू आइदर बॉन्ड और थ्रू आइदर ग्रुप। ठीक है, एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट को डिटेक्ट करता है थ्रू आइदर ग्रुप और थ्रू आइदर बॉन्ड। ठीक है, ग्रुप से मतलब ये है कि हमारे पास इसके अंदर है ना कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, या हमारे पास जो है वो है ना और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइन ग्रुप हो गया, या कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट है जिनके अंदर ये ग्रुप मौजूद है तो वो उनको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से बॉन्ड स्पेसिफिसिटी में क्या है कि वो पर्टिकुलरली बॉन्ड को डिटेक्ट करेगा कि अगर ये सबस्ट्रेट है, जैसे कि हमारे पास पॉलीसेक्राइड है, बड़ा कोई पॉलीसेक्राइड है, अगर उसके अंदर उसने डिटेक्ट कर लिया कि भाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद है तो वो उस एंजाइम के साथ वो उस सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, एक्ट कर लेगा। ठीक है, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी में क्या होता है
कि हमारे पास है ना वो डिटेक्ट करेगा कौन सा बॉन्ड मौजूद है, कि अगर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है, अगर बड़ा सबस्ट्रेट है उसके अंदर बहुत सारे है ना ग्रुप मौजूद हैं, लेकिन अगर उसने देखा कि उस ग्रुप उन बहुत सारे ग्रुप में से एक ग्रुप जिसके ऊपर ये ऐड कर सकता है अगर वो प्रेजेंट है तो वो सबस्ट्रेट को अपने पास अटैच करवा लेगा। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी में क्या है कि एक बड़ा सब्सटेंस है या बड़ा सबस्ट्रेट है जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं और उन ग्रुप में से कोई एक ग्रुप ऐसा है जिसके ऊपर ये ऐड कर सकता है तो ये उसको अपने साथ अटैच करवा लेगा। तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है एंजाइम की जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट को डिटेक्ट करने में हेल्प कराती है।